हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है धारा जीएस में। आज का हमारा ये सब इंस्पेक्टर का पहला लेक्चर हिंदी क्लास का होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सब इंस्पेक्टर है उसमें हिंदी जो भाषा है उसका वेटेज कितना है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर एसआई का सिलेबस देखा होगा, सबसे पहले तो आप लोग सिलेबस पर ही क्या करिएगा, थोड़ा सा वर्क करिएगा। ठीक है, तो जो जो लाइव है उन लोग भी कमेंट जरूर करते रहेंगे। ठीक है, कमेंट करते रहेंगे। जहां पे भी दिक्कत परेशानी दुविधा जहां पे भी होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन तो डायरेक्ट इंट्रक्शन हो सकता है, लेकिन लाइव वाले कमेंट के बिना इंट्रक्शन नहीं होता, तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे। अगर जहां भी मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत परेशानी है वहां पे मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, हाँ तो आपका नाम क्या है? विवेक, हाँ, विवेक बारले ना। तो सिलेबस देखा है आपने? देखा है? कौन सा प्री मेंस दोनों देखे हैं? इससे पहले और दिए हैं एसआई का? पिछले टाइम वाला फर्स्ट टाइम है? पिछले टाइम वाला नहीं देखे है ना? ठीक है, तो वैसे भी आप लोगों को सिलेबस तो पता ही होगा। एक तो प्री में तो सबका अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, कोई 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों से फाइट होता है। प्री निकलने के बाद इसका वेटेज एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हिंदी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा है कि अगर इसमें हमने स्कोरिंग कम किया तो ये लिखित है, गारंटी है कि आप पिछड़ ही जाएंगे, क्योंकि ये सब बनाएंगे। बहुत ऐसे होंगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप 10 में 6-7 में आके अटकते हैं तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि 10 में 10 बनाने वाले भी बैठे हैं। तो सरल कितना भी रहे, अगर गलती से आपने एक भी गलत किया तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। एक तो वैसे भी एक क्वेश्चन में 3 नंबर का रहेगा, 3 मार्क्स। ठीक है, अब खैर एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, नंबर कितना मिल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो अगर सही किए हैं तो हमारा क्वेश्चन चाहे 1 में 1 दे चाहे 1 में 5 दे, वैल्यू हमारा उतना ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा हिंदी का। हिंदी के जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सारे चीज कवर कराए जाएंगे, एक भी छोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, और हम डिटेल में करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ पे समझना आए, दिक्कत आए, परेशानी आए तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी पिछला टॉपिक का भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा हिंदी का पहला लेक्चर का हम देखेंगे ध्वनि और वर्ण। ठीक है, आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं तो याद रखिएगा, नोट्स टॉपिक वाइज आप बनाइएगा। पहला टॉपिक का आप फुल नोट्स बनाइएगा। टॉपिक खत्म होने के बाद आप कम से कम 2 पेज 3 पेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बताते हैं या फिर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसको नोट डाउन करना जरूरी है, या कुछ एग्जाम्पल ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करना है, तो उसके लिए वो आगे काम आता है। तो कोशिश करिएगा एक अच्छा कॉपी बनाएंगे और उसको प्रॉपर करेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपके मेंस तक पूरे काम आने हैं। और अगर उसके बाद भी आपका ये नोट्स प्रॉपर काम आते रहेगा, आगे भी अगर आप अदर में जाते हैं तो भी आपका ये नोट्स पूरा काम आएगा। एक भी ऐसा मैं नहीं लिखाऊंगा जो छोड़ने लायक रहेगा। मैंने छोड़ने लायक हटाने लायक सब हटा दिया है। आपको केवल जितना मैं बता रहा हूँ सारे के सारे को पढ़ना है, एक भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो छोड़ने लायक है। तो आप लोग बिल्कुल भी एक भी लाइन एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। छोड़ने लायक मैं हटा दिया हूँ, कुछ ऐड करना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें, ठीक है, हिंदी में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? भाषा की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो भाषा है, ठीक है, जो हम आप सब बोलते हैं, कोई ना कोई भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी अभिव्यक्तियों को, सॉरी, अपनी जो इच्छाएं भावनाएं उसको व्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और हमको अधिकतर भाषा का विकास में जो भारत में जितने भाषा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम तो बाद में ओवरव्यू लेंगे भाषा के विकास में। अभी हम वर्ण और ध्वनि से प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो भाषा होता क्या है, प्राथमिक अर्थ अगर देखें तो भाषा जो है, याद रखिएगा, भाषा जो है ये संस्कृत के
याद रखिएगा कहाँ से आया है, तो संस्कृत से आया है। संस्कृत के भास धातु से बना है। याद रखिएगा किससे, संस्कृत के भास धातु से बना है। ये भी क्या है आपका, अगर हम भास की बात करें, ये क्या है, भास धातु से बना है। ठीक है, याद रखना भास धातु से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कहना। ठीक है, कहना या बोलना, कहना या बोलना। तो याद रखिएगा भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से आया है। तो भाषा कहाँ से आया है, तो संस्कृत से आया है। आगे हम देखेंगे कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पे तो आपको यही देखना है कि भाषा संस्कृत के भास धातु से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, कहना या फिर बोलना। तो भाषा को तो या तो हम कहते हैं या बोलते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन प्राथमिकी तौर पे हमको इसको कहना या बोलना के संदर्भ में ही लेना है। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो हम देखते हैं इसका व्युत्पत्ति के अनुसार। ठीक है, व्युत्पत्ति या फिर विकास के अनुसार देखते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसको हम व्युत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति से भी हम ले सकते हैं। दूसरा जब हम बात करते हैं तो दूसरे में हम देखते हैं किसके अनुसार, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा रूप के अनुसार। भाई भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, इस बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा हम रूप के अनुसार देखते हैं कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। और भी अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम ऐसे विभाजन कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से यही दो महत्वपूर्ण है, तो हम इन्हीं दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई इसका एकदम से ऐसे पार्ट नहीं है, लेकिन हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जाते हैं तो हमारे लिए ये दो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये दो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम रूप के अनुसार देखें, इसको तो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम व्याकरण पे रहेंगे, तो हमारा ध्वनि और वर्ण होता है। ठीक है, तो इसको हम रूप के अनुसार देखते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, याद रखिएगा रूप के अनुसार कैसे होते हैं, दो भाग। एक तो आपका हो जाता है कौन सा, मौखिक। एक आपका हो जाता है मौखिक, और दूसरा आपका हो जाता है कौन सा, लिखित रूप। मौखिक और लिखित रूप हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के मौखिक और लिखित। ठीक है, हम लोग भाषा का, ठीक है, जब क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। हम लोग उच्चारण करते हैं। अब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलता है, साउंड आता है। ठीक है, तो जो मुख से ध्वनि निकलता है, साउंड आता है, हम लोग जो उच्चरित करते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है मौखिक रूप। तो याद रखिएगा ये जो मौखिक रूप है, ये आपका क्या है, इसको हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। जो मौखिक रूप होती है उसको ध्वनि भी कहते हैं। तो हमारा भाषा का मौखिक रूप क्या होता है, ध्वन्यात्मक होता है, ध्वनि रूप होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो क्या होती है, ध्वनि आती है। दूसरा लिखित रूप, तो लिखित रूप तभी होता है जब हम इसको लिपिबद्ध करते हैं, और जब हम लोग लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ण। और वर्णों के ही मिलने से आगे आपके शब्द, वाक्य और आपके पूरे पाठ बनता है, पाठ्यक्रम बनता है। तो सबसे पहले तो याद रखना भाषा के रूप में हम लोग मुख्यतः दो लेते हैं। ठीक है, दो लेते हैं, एक आपका मौखिक जो हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, लिखित, जो हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपके कानों तक आवाज जा रहा है, साउंड जा रहा है, वो आपका ध्वनि हो गया, और उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, वर्ण या लिखित रूप। तो याद रखिएगा जिसको हम मौखिक रूप में ध्वनि बोलते हैं उसको लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना उच्चारण के आधार पर अगर दे दे या उच्चरित तो हो जाता है तो ये सारे आपके ध्वनि आता है, और जब लिखित दे दे तो याद रखना वो आपका क्या आ जाता है, वर्ण आ जाता है। जैसे यहाँ पे भाषा का मौखिक दिया हुआ है, ध्वनि होता है, और लिखित जो होता है वो कैसा होता है, आपका वर्ण होता है। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हमको देखना रहता है। ठीक है, देखना रहता है। और अगर इसी में हम बात करें,
ठीक है। इसी में अगर हम बात करें तो भाषा का जो मौखिक रूप है, ठीक है, भाषा का जो मौखिक रूप है इसको भी हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपको हमेशा काम आते रहेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक तो इसको हम बोलते हैं क्या, सार्थक ध्वनि, ठीक है, सार्थक ध्वनि, और दूसरे को हम बोलते हैं निरर्थक ध्वनि। याद रखिएगा, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि होता है। सार्थक ध्वनि क्या होता है भाई, तो अगर मैं कोई भी शब्द बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कोई भी शब्द बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला क्या, पानी, ठीक है, जैसे मैंने बोला पानी, जैसे मैंने बोला कमल, कोई भी ऐसा शब्द बोल रहा हूं जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द, लिखो मत, नोट्स मिलेगा, डोंट वरी, अभी आप समझिएगा जितना हो सके मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, क्लास का नोट्स ही मिलेगा, तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप जितना ध्यान से सुनेंगे, की पॉइंट हो सकता है आप लिख सकते हैं कहाँ पे फोकस, वैसे भी आपको सारे चीज को पढ़ना है, तो की पॉइंट तो आपके सारे चीज रहेंगे, इतना आपको याद रखना है। और घर में जाके जब आप इस नोट्स को देखेंगे, ठीक है, ये जो नोट्स आपको मिलेगा देखेंगे, तो आप याद रखिएगा इसको आपको प्रॉपर नोट्स बनाना। और क्या है, घर में जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपका सेकंड रिवीजन हो जाता है, और जब आप उसको याद करते तो आपका थर्ड रिवीजन हो जाता है, और ऐसे अगले 5-6 दिन तक पढ़ते हैं तो आपका वो पूरा का पूरा याद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो एक होता है आपका सार्थक ध्वनि, दूसरा होता है कौन सा, निरर्थक ध्वनि होता है। सार्थक ध्वनि क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको हर एक शब्द का अर्थ निकल रहा होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सार्थक। और ऐसा शब्द जिसको मैंने बोल दिया जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, निरर्थक हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा पानी बोल रहा हूं, ठीक है, तो क्योंकि ये ध्वनि है तो इसमें मैं बोलूंगा, वो तो आपके लिए लिख रहा हूं, तो एक पानी का अर्थ होता है, इसी को मैंने उल्टा कर दिया, नीपा कर दिया, तो इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो जिसका अर्थ निकलेगा सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकला वो निरर्थक। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, भाषा के रूप, भाषा के रूप, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक, ठीक है, याद रखिएगा, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। ध्वनि को हम लोग यहीं तक ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है व्याकरण का पाठ, ठीक है, यहां से आ जाता है हमारा व्याकरण का पाठ आ जाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हिंदी पहले पढ़े हैं अच्छे से? कहाँ पढ़े हैं? हाँ, कॉलेज, अच्छा, मतलब स्कूल कॉलेज वाला, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो हम स्कूल कॉलेज में जो हम हिंदी पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा अंतर कहीं कहीं आपको दिखेगा, ठीक है, तो उसमें आपको एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसा यहाँ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसी रूप में आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में भी सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा, ठीक है। तो एक होता है आपका सार्थक, दूसरा आपका क्या होता है, निरर्थक ध्वनि होता है। अब हम आ जाते हैं वर्ण पे, ठीक है, वर्ण पे आ जाते हैं। वर्ण होता क्या है, जैसे हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं जब, ठीक है, जैसे अगर मैंने पानी भी कह दिया, ठीक है, अगर मैंने आपके लिए पानी भी कह दिया, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया जल, ये भी कह दिया, ठीक है, तो ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये वर्णों के मिलने से बना है, अलग अलग वर्णों के मिलने से बना है। तो अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो एक होता है ज, धन, अ, धन, ल, धन, अ, ठीक है, इन 4 वर्णों से मिलकर जल बना है। अब ये जो वर्ण है, याद रखिएगा, ये क्या है आपके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है 4, इसी को बोलते हैं वर्ण, ठीक है। और जब ये मिल जाता है तो क्या हो जाता है, शब्द बन जाता है। और जब हम शब्द को मिला के क्रम में करते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका होता है वर्ण, और ये वर्ण क्या होता है आपका, सबसे छोटा इकाई। इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, यही होता है आपका क्या, सबसे छोटा
इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आ जाता है वर्ण में। ठीक है, ध्वनि तो हमने देख लिया, तो ये आपका नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है जिसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सार्थक और निरर्थक दोनों ध्वनि लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स के लिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स के लिए यहाँ पे आपके दिया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्ण पे। अब हम आ जाते हैं वर्ण पे। आपको 3 अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हुए वाक्य दिया हुआ है वर्ण का। ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हुए वर्ण का परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। पहला लाइन आपका कहता है, हम इसी पे चर्चा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको कैसा भी तरीके से परिभाषा करके दे, आपसे गलत ना हो। ठीक है, एक तो यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है जिसको बोलता है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। तो मैंने आपको यही पे बताया। ठीक है, अभी हमने जिसका खंड किया उसको शब्द बोला जाता है। अब ये आपका है वर्ण, अब इसके खंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, चाहे वो ज हो, चाहे अ हो, चाहे ल हो, चाहे अ हो, इसके आप खंड नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या है, जिसके आप खंड नहीं कर सकते। और इसी को आपको फिर से दिया हुआ है दूसरा, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। भाई, तो खंड करना या टुकड़े नहीं करना अर्थ एक ही हो गया। इसके खंड नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम में ये भी परिभाषा दे के पूछा गया है, उसको क्या कहा जाता है। क्या पूछा है, उस मूल ध्वनि को क्या कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न किसी और एग्जाम में पूछता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, तो भी आपका वर्ण हो जाएगा। तीसरा बोलते हैं हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई। इस तरह से 3 अलग अलग तरीके से परिभाषित कर दिया। तो भाई, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जो सबसे छोटा है, वही तो क्या होगा, हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होगी, या उसी को हम मूल ध्वनि भी कहेंगे। ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसी को हम क्या कहते हैं, मूल ध्वनि कहते हैं। तो ये वर्ण का परिभाषा होता है। ये तीनों के तीनों को उसी रूप में याद करना। याद करने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा समझ लिए वर्ण क्या होता है, तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम समझ के ही पढ़ना है। याद करेंगे तो आपके याद करने के लिए इतने सारे विषय है आपके पास कि आप याद करते रह जाएंगे, याद होगा भी नहीं। तो आपको कम से कम 50-60% को समझना होता है। ठीक है, 20-30% को याद करना होता है, 20-30% जो होता है उसको अभ्यास करना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसको याद नहीं किया जाता, अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करेंगे तो देखते ही बन जाता है, समझेंगे तो समझ के बन जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसको याद ही करना पड़ जाता है। कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जिसको हम ना चाहते हुए भी हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, और ये आपके याद करने वालों में नहीं आता, समझ गए काफी है ये। ठीक है, अब ये जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52, 52 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से स्कूल गए हैं तब से हम इसको क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो उम्मीद है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अब ये वर्ण 52 तो है, तो क्या हम 52 वर्ण को किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं? किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। हाँ, किसी भी तरीके से, मतलब हम कोई भी वर्ण को पहले और पहले वर्ण को बाद में ऐसे तो नहीं पढ़ते, सीक्वेंस। ठीक है, एक क्रम होता है पढ़ने का। ठीक है, और उसी क्रम से हम पढ़ते हैं। तो क्या 52 वर्णों को हम यूं ही ऐसे ही पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रम से पढ़ते हैं, व्यवस्थित करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्ण का क्या करते हैं, पहले व्यवस्थित करते हैं, और वो जो व्यवस्थित रूप है, ठीक है, उसी व्यवस्थित रूप को क्या बोला जाता है, आपका वर्णमाला। तो अगर आपसे पूछ दे वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के जो क्रमवार व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो
वर्णमाला। यहाँ पे वर्णों के उच्चारण समूह दिया हुआ है और इसके जगह पे आपको अगर दे दे वर्णों के जो क्रमवार व्यवस्थित समूह है उसको क्या कहा जाता है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो कितना वर्ण याद है? हाँ, वर्णमाला का 52 जो होते हैं 52, उसका कितना याद है? हा? ज्यादा नहीं है, कितना होगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो आपको पूरे 52 के 52 वर्ण याद है ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। ठीक है, नहीं याद है तो भी मुझे पता है कि आपको पूरे 52 के 52 वर्ण याद है। ठीक है, आपको परेशानी, दिक्कत, दुविधा कहां पे हो सकती है, उसके व्यवस्थित क्रम में। बाकी अगर मैं कोई भी वर्ण 52 में से उठा के लिख दूं, आप बता दोगे सर ये वर्ण है, तो हमको पूरा का पूरा याद है। दिक्कत क्या है, उसके व्यवस्थित क्रम। और जो आपसे प्रश्न किया जाएगा उस व्यवस्थित क्रम से किया जाएगा। ठीक है, जो आपसे प्रश्न किया जाएगा उस व्यवस्थित क्रम से किया जाएगा, उसको भी पता है, आपको सब पता है। अब पूरे 52 वर्णों को जानते हो, बस व्यवस्थित क्रम को नहीं जानते। दूसरा, इसमें कौन से वर्णों को क्या कहा जाता है, इसमें आपको दिक्कत, दुविधा, परेशानी होता है। तो ये जो वर्णों के उच्चारण समूह, ये व्यवस्थित क्रम है, उसको क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। और इस वर्णमाला को कैसे व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, हमारा अब यहाँ पे मूल प्रश्न हो जाता है कि कैसे इन वर्णमाला को, जो 52 आपके वर्ण है, इसको कैसे व्यवस्थित किया गया। तो भाई इसको जो व्यवस्थित किया गया है उसको मुख्यतः दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो स्वर वर्ण, ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है कौन सा, व्यंजन। एक तो व्यवस्थित किया गया है पहला स्वर में, दूसरा व्यवस्थित किया गया है व्यंजन। ठीक है, पहला व्यवस्थित किया गया है स्वर में, दूसरा व्यवस्थित किया गया है व्यंजन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहां से आपके बहुत सारी चीज समझ में आना चालू हो जाता है। तो हिंदी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अलग अलग बुक में कहीं कहीं आपको 13 भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं 11 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको आंख बंद करके जहां कहीं भी स्वर वर्ण दिया हो, संख्या पूछ रहा हो, तो 11, गलती से भी आप 13 में नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बुक है जहां पे 13 दिखाता है, लेकिन आपको 11 ही लेना है। 13 क्यों नहीं है, तो आगे जाएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे 13 क्यों नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। और अगर व्यंजन वर्ण की बात करेगा तो आप कर देना इसको कितना, 33। ठीक है, हमारे अगर हम स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के वो मिलाकर बात करें तो टोटल हो जाता है, कितना हो रहा है, 44। और भी हमारे हैं जो 8 वर्ण बचे हुए हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, स्वर व्यंजन में क्यों नहीं रखा गया उसको। तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हम याद करते करते भी चलेंगे, ज्यादातर हो सके यहीं पे याद हो जाए, घर में जाके हमारा रिवीजन वाला चले। और नोट्स बनाए तो आधा, नोट्स बनाते टाइम ज्यादा याद होता है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और यहाँ पढ़े रहते हैं, वो रिकॉल भी होता है, तो इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो वर्णमाला को दो तरीके से करते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और अगर व्यंजन की संख्या बात करें तो 33। ठीक है, 33 होता है। स्वरों को हम अलग अलग तरीके से भी विभाजित करते हैं, जैसे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दिया हुआ है, जीवा के उत्तापित भाग के आधार पर दिया हुआ है, मुख द्वार के खुलने या बंद होने के भी। स्वर तो 11 ही है, हमको पता होगा स्वर 11 कौन कौन से हैं। तो चलो स्वरों को बता दो, चलो बता, क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए होंगे, काफी दिन हो गया तो। ठीक है, तो आगे तो हम देखेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से, तो अ, आ, ई उ री, ओ, अ,
ठीक है, ए ऐ ओ औ, ऐसे 11 स्वर होते हैं जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा स्वर से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे। फेवरेट है ये वर्णमाला का पूरा जितना पढ़ेंगे, फेवरेट है वो 1 से 2 प्रश्न आपका देगा ही देगा। प्री में तो 1 देगा और मेंस में तो 3-4 भी दे सकता है। याद रखिएगा, मेंस में तो कम से कम 3-4 दे सकता है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका दोनों में, ठीक है, दोनों में आपके नंबर आने ही आने हैं, ठीक है, आने ही आने हैं। दूसरा व्यंजन को भी हम स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त, द्विगुण इस हिसाब से विभाजित करते हैं। 33 की अगर हम बात करें तो इन 33 वर्णों में स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इसको हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन इन तीनों में ही विभाजित करते हैं। आपके संयुक्त व्यंजन है जिसको हम आगे देखेंगे, द्विगुण को भी आगे देखेंगे। तो ये जो 33 वर्ण है उसमें 25 और 4 और ये आपके 4, ये 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कुछ और व्यंजन है जिसको हम लोग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन के रूप में, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन के रूप में, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, हो जाएगा पक्का? आप तो लिख ही रहे हैं, ठीक है, नोट्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे तो भी आप पूरा नहीं लिख पाएंगे, हाँ ठीक है। और अगर मैं लिखाऊंगा ज्यादा ना, मतलब लिखूंगा ज्यादा और आपसे लिखवाऊंगा तो क्या होता है, समझ में कम आता है, नोट्स बल्कि अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो आप समझिए, नोट्स का टेंशन नहीं है, नोट्स आपको मिलेगा, प्रॉपर ऑथेंटिक नोट्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ का आंसर कहीं ले रहे हो, कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है, पेपर में होता है ना गलत सलत आंसर ले लेता है, तो उसके लिए हम बैठे हैं, दावा आपत्ति के लिए आपको सोर्स प्रोवाइड हम कराएंगे, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, इतना 11 और 33 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्वर वर्ण, ठीक है, यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोलता है परिभाषा, परिभाषा पढ़ना है, समझना है, लिखना नहीं है, याद नहीं कर है? क्या समझना जरूरी है? देखो, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, नोट्स मिलेगा तो नोट्स बनाइएगा। समझ गए उसके बाद याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला लाइन क्या बोलता है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होते हैं। अब यहाँ पे भी आपके देख लो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ये सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलता है। 3 लाइन का परिभाषा दिया हुआ है, अलग अलग 3 वाक्य का परिभाषा दिया हुआ है, 3 अलग अलग वाक्य, और सबका कहना है कि स्वर यही होता है। अब हम इतना सारा ना पढ़ के समझ ले, केवल समझ ले, तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं आगे के लिए। स्वर वर्ण पहला ही लाइन पढ़ लो, बिना अवरोध अथवा क्या बोल रहा है, विघ्न बाधा के होता है, बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के। ये जो 11 आपके क्या दिख रहे हैं, स्वर दिख रहे हैं, उसमें एक होता है अ, फिर आ, ई, उ, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, आ, ठीक है। आ ई ई उ या आ ई उ री ए ऐ ओ आ, हो गए 11 है, ज्यादा तो नहीं हो गया, 11 ही है ना, गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ये आपको क्रम याद होना चाहिए। लास्ट टाइम किसी एग्जाम में, ठीक है, इसमें पीडीएफ नहीं डला है क्या, मैंने दूसरे को डाल दिया, ठीक है। कल एग्जाम में, अभी करंट में आए हुए एग्जाम के प्रश्न अभी हम देखेंगे कि यहां से कैसे प्रश्न। लास्ट टाइम व्यापम लिया था, एक एग्जाम लिया था टेट का, उसमें वो दे दिया था
इनमें से 4 को उठा के अलग अलग जगह से उठा के दे दिया था और उसको बोला था कि जो स्वर वर्ण का क्या है क्रम है उस हिसाब से जमाइए, दे दिया। सरल है। फिर भी कुछ लोगों ने ई को पहले लें कि ऊ को पहले लें, री को पहले लें कि ये, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, बहुत अच्छे से याद करना होगा कि भाई हमारे क्या होते हैं आपके, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है क्या, क्रम को भी आपको ध्यान में रखना, क्रम को भी आपको ध्यान में रखना। अब पहला स्वर जो है क्या है, अ, दूसरा आ, फिर ई, फिर ई। तो याद रखना, जो पहला है उसको हम कम साउंड में बोलते हैं, कम समय में बोलते हैं, दूसरे वाले को ज्यादा समय में लेते हैं। ठीक है, तो आ, अब इसका उच्चारण कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, भीतर से हवा आ रहा है ऐसे, और यहां से उच्चारण होके सीधा निकल रहा है। तो उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के, अब जैसी करोगे ना तो हवा सीधा निकलता है, कोई उच्चारण में बाधा बिल्कुल भी नहीं होता है क्या। और अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा तो हम सबका करते हैं उच्चारण, तो ये जो ट है इसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के करो। बोलो ट, तो पहले जीभ जाएगा ऊपर, थोड़ा देर हवा को रोकेगा और जैसी छोड़ोगे ट बुलाएगा, और ऐसी मुंह को खोले रखो, जैसे अ को बोलते हैं वैसी ट को बोल के बताओ। तो क्या होता है, ये जो सारे स्वर है ना बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, इसमें हवा जो आता है वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, जबकि हम जाएंगे व्यंजन वर्ण में, तो व्यंजन में याद रखिएगा उसमें बाधाएं होंगी, व्यंजन वर्ण में जब जाएंगे तो उसमें बाधाएं होंगी, चाहे ट बोलो चाहे प बोलो, प बोलोगे दोनों ओर सटेगा, हवा को रोकेगा, जैसी खोलोगे बोलेगा, जैसे प, तो मैंने पहले रोका हवा को, फिर मैंने हवा निकालते ही खोल दिया, तब प हो रहा है। उसी तरह से म, फ, ब, और कुछ भी ले लो, ट में भी, ठ में भी, त्र बोलोगे तो भी, तो सब में उधर क्या होता है, बाधा होगा ही होगा। केवल ये 11 ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें बाधा नहीं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 को स्वर में रखा गया है जिसको आपको याद रखना है। जबकि ये ट जो है, ठीक है, आपके किस में चले जाता है, व्यंजन में, जिनका उच्चारण बाधा के साथ में होता है, बिना बाधा का होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है 11 स्वर। दूसरा लाइन क्या कहते हैं, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। भाई ये स्वतंत्र है, ये स्वर से ही बनता है, हमको दूसरे वर्ण व्यंजन की सहायता की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सक्षम है, ये खुद से ही बनते हैं, ये स्वरों से ही बनेगा, इसमें हम व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेते। तो ये क्या होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन जब हम व्यंजन में जाएंगे तो उसमें स्वरों की सहायता पड़ती है, तो उसको जब व्यंजन में जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो याद रखना ये क्या है, स्वतंत्र है, इसमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरा, इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से, तो पहले लाइन को दूसरे तरीके से लिख दिया, ये जो पहले लाइन है इसी को तो दूसरे तरीके से लिख दिया, बिना बाधा, बिना अवरोध विघ्न बाधा के, यहां पे बोल रहे हैं निर्बाध रूप से। निर्बाध रूप से मतलब बिना बाधा के ही होता है। तो अलग अलग तरीके से आपको पूछेगा, लेकिन आपको उसके अर्थ को समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई और ऐसा लिख दे, लेकिन अर्थ तो इसके जैसा और इसके जैसा ही होगा। दूसरा, इसमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ये भी आपको याद रखना है, ये भी सीधा सीधा पूछा गया। 4 आपके ऑप्शन देता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र वर्ण है, ए, बी, सी और आपका डी दे देगा ऐसे। था कौन सा स्वतंत्र वर्ण नहीं है पूछ दिया, तो आपके सामने ABCD 4 है और आपको गोला भरना है, तो कौन सा भरोगे, स्वर को छोड़कर। तो कौन सा है, स्वर को छोड़ दो, त, क्योंकि त हमारे स्वर में तो आता ही नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगर वो पूछ दे स्वतंत्र वर्ण, ठीक है, स्वतंत्र वर्ण आपसे अगर पूछे दे तो ये 11 को ही लेना। तो स्वर के परिभाषा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का देख लो, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैं समझ रहा हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो याद रखना ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा से क्या होता है, निकलता, चाहे वो आवाज हो चाहे वो हवा हो। ठीक है, यहाँ पे वो वायु को दे दिया, यहाँ पे उच्चारण को दिया। ठीक है, तो ये फर्क आपको करना है, समझना है। केवल नहीं समझ में आ रहा तो अभ्यास कर लिए, अ आ ई ई ऐसे करके, तो ये क्या है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ज्यादा रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर अब इन स्वरों का हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। कैसे विभाजन करते हैं भाई, तो हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उच्चारण या फिर मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो पहला दिया है ह्रस्व स्वर। अब आपको याद रखना है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो एक होता है अ, एक होता है ई, एक होता है उ, एक होता है री। ये 4 क्या होता है आपके, ह्रस्व स्वर बोला जाता है, छोटा। ठीक है, ह्रस्व स्वर। और अगर आपको बोल दिया जाए दीर्घ स्वर, तो याद रखना ये आपके कितने हो जाएंगे, दीर्घ स्वर में बाकी को ले लेना। ठीक है, बाकी को ले लेना, तो कितना बच रहा है बाकी में, इसको अभी हम 2 तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक तो पहले लिखते हैं कौन सा, इसी का दीर्घ रूप, इसी का दीर्घ रूप, ये हो गया। ठीक है, इसी में आपका और आ जाता है कौन कौन सा, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, याद रहेगा। और प्लुत तो फिर प्लुत है। हमारे 11 तो यही खत्म हो गए। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा मूल स्वर है, बोलता है कौन सा दीर्घ स्वर है, एक आता है आपका कौन सा संयुक्त स्वर है, ऐसा देता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछता है। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, समझ गए, एक मात्रा, मात्रा क्या होता है आपको पता है ना, पता है ना, जिनके उच्चारण में एक केवल एक मात्रा का समय लगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे अ, ई, उ, री, ये आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक मात्रा बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम लोग याद रखना एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो एक ही मात्रा का समय लगता है, अ, ई, उ, री, बस 4, एक मात्रा का समय लगता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर में। अब अ बोल रहे हैं फिर आ ऐसा बोलेंगे, तो इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, इसी को याद रखिएगा हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। तो अगर आपसे अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है, आपसे क्या करेगा वो, अलग अलग तरीके से, तो सब तरीके आपको पता होना चाहिए। कितना भी वो तरीका बदल दे आप समझ जाना। जहां पे मूल की बात करेगा, एक मात्रिक ह्रस्व बोल दिया या छोटा बोल दिया या हो सकता है लघु बोल दिया, उसके ऊपर है उसको किस तरीके से नाम देता है वो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है या एक मात्रिक स्वर, तो कौन सा बोलोगे, अ, ई, उ, री। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। क्यों भाई, पूछ क्या रहा है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है इसलिए एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसका जो उच्चारण काल है
उच्चारण काल एक मात्रा का ही लग रहा है, समय एक मात्रा का लग रहा है, इसलिए एक मात्रिक स्वर। और ये आपके क्या है, ह स्वर, छोटा या जो सबसे छोटा है इसको हम मूल बोलते हैं। जो सबसे छोटा उसको बोलेंगे ना, ये मूल है, रूट है, जड़ है, यहीं से बाकी सब चीज आया है, तो इसीलिए इसको मूल स्वर कहा जाता है। बाकी सब की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इन्हीं मूल स्वरों से हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि भैया बाकी सब की उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो सर ये जो बाकी सब की उत्पत्ति इन्हीं मूल स्वर से हुआ। हम कैसे कह सकते हैं, ये आपका अ है, अब इस ये जो अ धन अ मिलके क्या बन गया, अधन अ मिलके, तो ये जो आ बना है ये इन्हीं मूल स्वर से बना है ना, ठीक है, इन्हीं मूल स्वर से बना है। उसके बाद अगर हम ई को देखें, ई धन ई मिलके क्या हो गया, तो मूल स्वर से ही बना है ना। इसी तरह से अगर हम उ धन उ कर दे तो इसी मूल स्वर से ये बना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये मूल स्वर क्यों है, समझ में आ गया? इसमें आ जाते हैं, जब हम अ धन ई करते हैं तो अ धन ई करते हैं तो बन जाता है ए, तो ये जो है इन्हीं मूल स्वर से बना है कि नहीं? अगर ए की बात करें तो अ इसमें का एक और ये ये जब जुड़ जाता है तो ए बन जाता है, तो ये भी तो मूल स्वर से ही बना है। तो ए बनाने के लिए भी हम इसी का सहारा ले रहे हैं। क्या करेंगे, पहले अ करेंगे, अ धन ए को हम अधन ई करके भी लिख सकते हैं, तो अधन ए होके ए। अगला देखेंगे तो अ धन उ, अ धन उ दोनों मिलके हो जाता है ओ, दोनों मिलके हो जाता है ओ। और जब हम अ की बात करें तो अ धन ओ ये मिलके क्या हो जाता है अ। तो हम ये कह सकते हैं इन्हीं मूल स्वरों से बाकी स्वरों की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? क्लियर है ना? तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पूछा गया एग्जाम है, ओ वर्ण की उत्पत्ति किन वर्णों से हुआ है? जो ओ है इसकी उत्पत्ति किन वर्णों के मिलने से हुआ है, पूछा गया प्रश्न है। तो अ धन उ मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, और सारे चीज पूछे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम जो देख रहे हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, तो ध्यान देंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर ही हम देख रहे हैं। ठीक है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर ही देख रहे हैं। तो भाई क्योंकि इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लग रहा है। क्यों दो मात्रा का समय लग रहा है? क्योंकि ये दो मात्राओं से मिलकर बना है, ये भी दो मात्राओं से, सब दो दो मात्राओं से मिलकर बना है। इसलिए ये जो दीर्घ, क्योंकि दो ह्रस्व स्वर या दो मूल स्वर मिलके यहाँ पे दीर्घ हो गया, तो दो छोटे छोटे चीज को मिला दोगे तो बड़ा हो जाता है ना, छोटे को मिला के बड़ा कर दिए, तो उसी तरह से यहाँ पे दो छोटे छोटे को मिला के बड़ा कर दिए, इसलिए इसको दीर्घ बोला जाता है। ये ह्रस्व, ये दीर्घ, क्योंकि इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? तो द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक विभाजन और आपको याद रखना है, एक विभाजन यहां पे आपको याद रखना है। ठीक है, एक विभाजन आपको याद रखना है। ये जो चार वर्ण है, ठीक है, इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ में तो खैर सभी दीर्घ है, लेकिन जो दीर्घ है, जो ह्रस्व मिलके समान, दो समान स्वर मिलके दीर्घ हो जा रहा है,
दो समान ह्रस्व स्वर या मूल स्वर मिलके दीर्घ हो जा रहा है, तो ये आपके दीर्घ। और अगर आपसे पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त में याद रखना आपका क्या आ जाता है, ये चार, ए ऐ ओ औ। संयुक्त क्यों भाई, एक तो अ है, ई है, मिलके ए, तो दो अलग अलग स्वर मिलके हो रहा है, दो अलग अलग स्वर मिलके हो रहा है ना, इसलिए इसको संयुक्त बोलते हैं, मतलब इसको संयुक्त भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त है, तो ये चार याद रखना, ए ऐ ओ औ, याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्यों द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, तो भैया क्योंकि इसमें दो मात्राओं के उच्चारण का समय लग रहा है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर। अगर हम प्लुत स्वर की बात करें, ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। किसका तिगुना समय लगता है, तो जो ह्रस्व स्वर है इसका तिगुना समय लगता है। बोलो ओम, तिगुना समय लग रहा है अ का, तो जो जिसमें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से उच्चारण में तिगुना समय लगे उसको प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ओम। इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, याद रहेगा। इसको क्या बोला जाएगा आपका, त्रिमात्रिक। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर। तो कौन सा एक मात्रिक है, कौन सा मूल स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर, तो चार याद। कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा द्विमात्रिक स्वर है, तो ये भी याद रखना। कौन सा त्रिमात्रिक है, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है उसको हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। याद रहेगा इतना, पक्का। यहां पे ये लिखा हुआ है, जिसको आप नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा, तो समझना तो है ही। और नोट्स के लिए तो आपका ये है, जिसको आप नोट्स घर में बैठ के आराम से रिवीजन करेंगे, साथ में लिखते चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। इसमें एक भी छोड़ने लायक नहीं है। मैंने सब में यहाँ पे अलग अलग करके भी लिख दिया है, ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ये वाला, ये आपका कौन सा है, याद रहेगा ये, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना, त्रिमात्रिक स्वर क्या है, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ना पूछ के आप एक मात्रिक बोल दे, द्विमात्रिक बोल दे, त्रिमात्रिक बोल दे, तो बहुत लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सब इसी को रट रट के बैठे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक को पढ़े नहीं है, पूछने वाले का दिमाग फिरा, उसने उल्टा तरफ से क्वेश्चन कर दिया। होता है आजकल नया नया, इसीलिए तो लग रहा है लोगों को कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो टफ लग रहा है, मतलब पता तो सबको है लेकिन बना नहीं पा रहे। उसका रीजन होता है कि उसको और क्या क्या कहा जाता है हमको पता नहीं होता। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, ह्रस्व, मूल या फिर एक मात्रिक। ठीक है, अगला जब हम इसका भेद करते हैं, ठीक है, अगला जो हम इसका भेद करते हैं, एक भेद होता है इसका क्या, मुख द्वार के खुलने या फिर बंद। तो भाई जब आप वर्णों का उच्चारण करते हो तो सब में एक जैसा मुंह खुलता है क्या? जैसे मैं आप बोलूंगा आपको ऊ बोलो, अब आ बोलो, ठीक है, फर्क आ रहा है, मतलब हमारा मुंह तो कम ज्यादा खुलता है, कम ज्यादा खुलता है, ठीक है, कम ज्यादा खुलता है। तो हमारा जो मुख जो है वर्णों के उच्चारण में जो खुलता है और बंद होता है, तो किसमें कितना खुलता है, किसी में ज्यादा खुल रहा है, किसी में कम खुल रहा है, किसी में थोड़ा मीडियम है, अलग अलग साइज होता है। आ, ओ, ऊ, ई बोलेंगे तो और सट जाता है। तो सब मात्राओं में जो स्वर होते हैं सब में अलग अलग खुलता है। और जब हम उस हिसाब से देखते हैं तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर चार भेद होते हैं, चारों लिखा हुआ है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत।
याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने लिखा है तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल समझना, केवल समझना है, और याद करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे, दोबारा मेरा प्रयास रहेगा पढ़ने की जरूरत ना। विवृत, जिस स्वर के उच्चारण में या जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार जो है, आपका मुंह जो है सबसे ज्यादा खुले, तो उसको क्या बोला जाता है? विवृत स्वर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? तो वो आपका होता है विवृत स्वर। तो जिसमें सबसे ज्यादा खुलेगा उसको विवृत स्वर कहा जाएगा। तो किसमें सबसे ज्यादा खुलता है? आ। एक मात्र स्वर है जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा खुलता है, वो आपका आ। इससे ज्यादा किसी में खुलता ही नहीं, इससे ज्यादा किसी में खुलता। ठीक है, आ सबसे ज्यादा मुख खुलता है, ये खुला हुआ है, इनका खुला हुआ है। अब जब खुला हुआ है तो ये क्या बना रहा है? एक विशाल वृत्त का निर्माण कर रहा है। ठीक है, विशाल वृत्त का निर्माण कर रहा है ये, इसीलिए इस स्वर को विवृत स्वर, विशाल वृत्त स्वर बोला जाता है। याद हो जाएगा, रटने की जरूरत है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विशाल वृत्त का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जब हनुमान जी गए थे सूर्य देव को निगलने, तो भी ऐसे किए थे ना, विशाल वृत्त का निर्माण किया, तभी तो सूर्य खुद ही वृत्ताकार है, विचार थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है तो वो भी वैसी ही लगभग लगभग। तो उसके लिए क्या है? विशाल वृत्त का निर्माण करना पड़ा, और वहीं से बना है आपका विवृत स्वर। हनुमान जी को भी कौन राक्षसनी थी जिन्होंने, बताओ, रामायण सुने हो, पढ़े हो कहीं, देखे है ना? तो कौन सी राक्षसनी है जिन्होंने हनुमान भगवान को खाने के लिए आतुर थी? कौन थी? सीन याद है? कहां पे? जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका जा रहे हैं, तो समुद्र के बीच में एक आ जाती है, सुरसा बोलते। अब वो जो सुरसा है वो भी जोर जोर से आ करके चिल्लाती है, सुने ना, आ मैं तुझे खाऊंगी आ। ठीक है, यहां से जो भी जाएगा सबसे पहले मेरा निवाला बनेगा, आ। तो वो क्यों चिल्ला रही है? उसको भी पता है कि एकमात्र स्वर है जिनके उच्चारण में मेरा मुंह सबसे ज्यादा खुलेगा और मैं किसी को खा, और वो उसका नुकसान भी कर देता है। इतना बड़ा आ बोल डालती है कि हनुमान जी छोटा रूप धारण किए अंदर गए, फिर बाहर आ गए। लो माता, मैंने आपका भी मान रख लिया, मेरा भी काम हो गया। तो वो आ जो चिल्लाती है ना, वो यही विशाल वृत्त है। ठीक है, विपरीत। अब अगर हम अर्ध विवृत की बात करें, तो विवृत का आधा, तो इससे आधा खुलेगा मुंह, जैसे ओ बोल रहे हैं, औ बोल रहे हैं, ठीक है, अ बोल रहे हैं, ऐसा। तो याद रखिएगा, ये जो अर्ध विवृत है वो विशाल वृत्त का आधा हो जाएगा। हो जाएगा, समझ में आ गया? याद करने की जरूरत है क्या? एक भेद होता है इसका, कौन सा? संवृत्त। अब जो वृत्त है वो तो वृत्त ही रहेगा, लेकिन ये जो स और आपका बिंदु लगा हुआ है वो उसको बोलते हैं संकुचित वृत्त। संकुचित मतलब एकदम ऐसे सिकुड़ गया, पूरा एकदम सिकुड़ गया है, उसको बोलते हैं संकुचित वृत्त। अब आप ऐसा वर्ण बता दो जिसमें एकदम संकुचित हो जाता है। हाँ, उ
उ उ ई ऐसा बोलते हैं, तो इसमें भी तो वही हो गया, एकदम संकुचित हो गया। तो ऐसे संकुचित वृत्त, तो उन स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। और संकुचित वृत्त से अर्ध बोल रहा है, मतलब वो और नहीं सिकुड़ेगा, वो थोड़ा सा संकुचित वृत्त है, क्योंकि ये जो संकुचित वृत्त है इसमें मुख द्वार सबसे कम खुलता है, एकदम संकुचित हो गया। अब ये अगला बोल रहा है कि वो संकुचित नहीं है, अर्ध संकुचित है, मतलब थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा खुल गया। संकुचित पूरा नहीं है बोल रहा है, आधा ही संकुचित है, मतलब थोड़ा ज्यादा, तो उसको बोलते हैं अर्ध संवृत। तो चार भेद होते हैं। सबसे ज्यादा मुख द्वार किस स्वर में खुलता है? तो विवृत स्वर, उसके बाद अर्ध विवृत, उसके बाद अर्ध संवृत, और सबसे कम किसमें? तो संवृत, क्योंकि वो संकुचित हो गया बोल रहा है, वो संकुचित हो गया बोल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं विवृत कौन सा? आ, मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है। अर्ध विवृत में अ बोलेंगे तो भी ऐसे बोलेंगे थोड़ा खुलता है, इससे कम ए ओ औ। और संवृत में ई उ बोलते हैं, तो ये एकदम संकुचित हो जाता है, मुख द्वार सबसे कम इसी में खुलता है। इससे थोड़ा ज्यादा खुलता है, इससे थोड़ा कम खुलता है, इससे थोड़ा कम खुलेगा, इससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा, ठीक है। तो ये संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक खुलता है, इसके तुलना में थोड़ा अधिक। कौन सा? ए और ओ। ये जो ओ को अर्ध विवृत अर्ध संवृत दोनों में लिया जाता है, ठीक है, अपवाद स्वरूप दोनों में ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अभ्यास करिएगा 2-4 बार, उसके बाद जरूरत ही नहीं है। नाम भी मैंने ऐसे बता दिया है कि अब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं। विशाल वृत्त विवृत होता है, और विशाल वृत्त का आधा अर्धविवृत संकुचित, एकदम संकुचित वृत्त हो गया, एकदम सिकुड़ गया, और उसका अर्ध कर दो तो चार भेद ऐसे ही हो गया। उधर मैंने बताया मूल ह्रस्व बताया, दीर्घ बताया, संयुक्त बताया, एक मात्रा एक मात्रिक, द्विमात्रा द्विमात्रिक, और 3 मात्रा, बात खत्म। वो भी भेद याद हो गया, ये भी उम्मीद है याद हो गया होगा। हो गया? एक भेद होता है जिह्वा की उत्थापित भाग या जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के। जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, समझिएगा, जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा जो जीभ होता है उसका आगे वाला भाग या उसका बीच वाला भाग या उसका पीछे वाला भाग ऊपर उठता है। हमको हर एक वर्ण में एहसास बल्कि नहीं होता, लेकिन जीभ ऊपर उठता ही उठता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठे उसको अग्र, जिनके में बीच वाला हिस्सा ऊपर उठे उसको, जिसके में पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ को अग्र, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में आपको क्या होना कैसे करना रहता है? थोड़ा जोर देना होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं? जोर देते हैं। ऐसा कोई बताओ जिसमें आपको स्वर बताओ 11 में जिसमें आपको थोड़ा जोर देना पड़ रहा है, बोल के देख लो। नहीं नहीं, वो जोर नहीं होता, पूरा बोलो ना। हाँ 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 हाँ, और जल्दी देखो, जल्दी बताओ। देखो जोर क्या होता है, हमको जब उच्चारण करते हैं ना तो जोर देते हैं, तो जिनमें जोर देना पड़ता है उसमें आगे वाला हिस्सा ऊपर उठता बोलते हैं। जैसे ई बोलते हैं ना, तो ई थोड़ा सा यहाँ पे देखना भारी लगता है, ठीक है। ए ऐसे करेंगे तो ए ऐसे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा भारी लगता है। तो जिनमें आपको जोर देना पड़ता है ना, चाहे वो ई ए ये 4 है, ई ए, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये 4 ऐसे स्वर है जिसमें जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठता है। अब याद कैसे करना है? तो 4 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण को जोर देना पड़ता है और थोड़ा सा भार होता है। ई
ऐसा वाला, ठीक है, तो जोर देना पड़ रहा है, वो आपके क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर। दूसरा, मध्य स्वर में एक मात्रा आता है, कौन सा, अ। इसमें याद रखना एक मात्र मध्य स्वर है अ, और बार बार पूछ के परेशान कर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है, या बार बार पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, या सभी बोल देता है। तो इसी को बार बार पूछ रहा है वो, तो आपको याद रखना है मध्य स्वर में कौन सा, अ। अग्र स्वर में 4, ई ई ए, थोड़ा सा दबा के बोलना है, ई, तो मुंह भी दबता है, देखना अंदर में, ई ऐसे, तो वो जो मुंह भी दबता है, तो ये वाले में याद रखना एक मात्रा याद रखना है मध्य स्वर में अ। इसके अलावा जो भी बच गया, इसके अलावा तो कौन कौन सा बचा है, ये आपका आ, ये आपका उ, ये आपका उ, उसके बाद ओ, औ, और एक री, री को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, री को, ठीक है, जो हमको पूछता है उसमें री भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रहेगा, भेद याद हो गया, अग्र मध्य पश्च, 3 ठो। जीभ तो लेना है, जीभ का आगे, जीभ का बीच, जीभ का पीछे, तो जिसमें मुंह को दबा दबा के बोलना पड़ता है, ठीक है। ऊ को मत लेना, ऊ ऐसे मत लेना, ऊ जो है हम क्या करते हैं, उसका उच्चारण दूसरे तरीके से करते हैं, दबा के, मतलब ई ए ऐसे करते हैं, तो थोड़ा हम दबा दबा के बोलते हैं, तो ये 4 को याद रखना, ठीक है। मध्य में तो एक ही है अ, उसके अलावा जो बच गया वो पश्च। ये आपके स्वर के भेद आपके नोट्स के लिए ये रखा हुआ है, जिसको आप आराम से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो केवल समझने के लिए, ठीक है, वो आपके समझने के लिए, और बाकी सब नीचे यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, इतना भूलने वाली कोई चीज कहीं पे भी। तो हमने मात्रा उच्चारण जीवा के उत्थापित मुख द्वार के खुलने या बंद होने के आधार पर देख लिया ना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, बहुत आजकल पूछा जा रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी में, क्योंकि सब सरल है करके छोड़ देते हैं। सबसे अच्छा बात क्या है पता है, सब सरल है करके छोड़ देते हैं जहां पे आप फायदा उठा सकते हैं। जो सरल है करके छोड़ देते हैं वो ये समझते हैं कि 10 में अगर मैंने 7-8 बना लिया बिना पढ़े, मतलब पढ़े हैं लेकिन कम पढ़ के, मेंस में गए तो 100-125 नंबर कितना है, 125 है क्या, 200 में अगर 125 में अगर मेरा 70-80 आ गया तो बहुत है। और कई इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे जिनको तो फिर जो नहीं पूछो, बन जाए 70-80 आपका भी है, हाँ, तो आपके लिए ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको स्कोरिंग करना है। क्यों स्कोरिंग करना है भाई, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है वो 75 मार्क्स, और हिंदी जो व्याकरण है वो 125। मैं ये भी दे सकता हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ेंगे ग्रामर, उनका भी उतना ही बनेगा जितना आपका बनेगा, क्योंकि वो ग्रामर है, वो सबसे एक जैसा ही बनता है। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम से आए, इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो ग्रामर भी अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं। जो हिंदी अच्छा बोल रहे हैं उसका व्याकरण अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। थोड़ा बहुत 2-4-5 नंबर का अलग फर्क हो सकता है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी में थोड़ा तुक्का सही लग सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में तुक्का सही लग सकता है, लेकिन नंबर आसपास रहता है। हिंदी व्याकरण का वेटेज ज्यादा है, इसलिए जो हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ा उसका मार्क्स ज्यादा अच्छा आता है। अगर वो 125 में, क्योंकि ऑप्शनल ही होता है ना, ऑप्शनल ही है, तो वो 125 में अगर 110-100 तक कवर कर लिया, इंग्लिश व्याकरण में 75 में अगर 40 भी कर ले तो उसका 140 चले जाता है, और अच्छा पढ़ लिया तो 150 तक जा सकता है।
ठीक है। मैं पिछले एसआई वाले में मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदी व्याकरण बहुत वीक। इंग्लिश मीडियम वाली थी, हिंदी व्याकरण बहुत वीक, तो कोई तोड़ ही नहीं हो रहा था उसका। अब क्लास का दिक्कत होता है, उनका रहना बाहर है, तो हिंदी व्याकरण का क्लास मेरे को आपका चाहिए, बोली मेरे को केवल हिंदी व्याकरण का क्लास चाहिए। तो ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का क्लास किए, उसके बाद काफी अच्छा स्कोर आया। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर आया, और वो गई थी फाइनल तक। फाइनल तक मतलब जो आपका नाप जोक होता है ना, ठीक है, नाप जोक होता है, वहां तक गई थी। और नाप मतलब प्री में अच्छा खासा नंबर आया था, मेंस में भी अच्छा खासा नंबर आया था, ठीक ठाक। उसके बाद जो नाप जोक वाला होता है उसमें वो मे बी 4 या 6 मार्क्स से गई। उसका रीजन ये हुआ कि वो ज्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में अपने पैर में मोच ला दी, और जब देना था उस टाइम पे ले दे के दी। समझ रहा हो? कई लोग का टखना ये पूरा खराब हो जाता है, कई लोग का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि अभ्यास अचानक से चालू करते हैं। 2 महीना 3 महीने में तो ज्यादा दिक्कत होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप अभी जो प्री मेंस कर रहे हैं, तो ये क्लास का तैयारी कर रहे हैं, साथ में सुबह शाम फिजिकल के लिए भी आपको तैयारी करते रहना। ऐसा नहीं है कि फिजिकल को 1 महीने में देख लेंगे और 1 महीने में अगर गलती से ज्यादा जोश में कर बैठे। बहुत लोग का हुआ, बहुत लोग मेरे को मैसेज किए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। बोले ये सब चीज के लिए ध्यान दे रहा था भाई, कोई फिजिकल ट्रेनर है उसके पीछे में लगे रहो। आपको आइडिया नहीं है, उन्होंने खड़े खड़े एक ने जंप लगाया और वो पैर फ्रैक्चर हो गया, खड़े खड़े जंप लगा ऐसी मस्ती मस्ती में। तो आपको उस चीज के लिए अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम आराम से करना है, नहीं तो आप यहाँ अच्छा स्कोर कर रहे हो पेपर में और फिजिकल में नहीं कर पाए, फिजिकल में अच्छा स्कोर कर रहे हो पेपर में नहीं कर पाए। तो आपको दोनों को साथ लेके चलना, दोनों में आपको ऐसा करना है कि मेरा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 2 नंबर कम हो गया तो पीछे हो गए। इसमें तो अगर 200 पोस्ट है तो 1000 लोग को बुलाएंगे मेंस में। कितने मल्टीप्लाई कितने में है एक पोस्ट के पीछे? नहीं नहीं, शुरू में तो 10-15 बुलाते हैं, क्योंकि सबको पता है मेंस में भी बहुत लटकेंगे, उसके बाद फिजिकल में भी बहुत लटकेंगे, तो वो 10-15 को बुलाते हैं। 15 कम से कम ले लो, या 20 गुना भी हो सकता है। और टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 340, मतलब 350 ले लो, और 350 का 15 गुना बुलाएंगे, तो काफी अच्छा रैंक तक जाता है। उसके बाद आपका मेंस में डिसाइडर फैक्टर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है आपका। फिजिकल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग तो काफी हाई हाई फिजिकल में ले आते हैं। ठीक है, तो तैयारी चल रही है फिजिकल का? हाँ, अभी से कर दो, नहीं तो उस टाइम पे ना, मतलब सुबह और शाम 2 टाइम। अभी फिलहाल रनिंग ही रखो, हाथ पैर मतलब बाकी सब जो लोकल एक्सरसाइज है ना, ताकि आपका हाथ पैर और प्रैक्टिस में रहे। आपको अचानक से 100 मीटर दौड़ा दिए तो थक गए, ऐसा ना हो। ठीक है, या हाँ, झूला झूलना, डिप्स मारना, ये सारे आपके कंटिन्यू में होते रहना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखा जो पेपर में अच्छा किए फिजिकल में बिल्कुल बाहर, और जो फिजिकल में अच्छा कर रहे हैं पेपर में बिल्कुल बाहर। तो आपको दोनों लेके चलना है, ठीक है, दोनों लेके चलना है। मेरी फ्रेंड लोग भी दिलाए थे, तो उन लोग पेपर बहुत अच्छा गया, ठीक है, लेकिन फिजिकल, क्योंकि फिजिकल था नहीं। ठीक है, तो आपको दोनों बना के चलना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला हमारा आता है अनुनासिक, अनुस्वार, निरनुनासिक विसर्ग किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछे। अनुनासिक, ठीक है, एक याद रखना, अनुनासिक केवल समझेंगे ना। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो चंद्र बिंदु जानते हैं ना, जानते हैं पक्का? अब इंग्लिश मीडियम वाले हो, उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा, है ना? पढ़े हैं लेकिन हमको वो डील करना पड़ता है।
क्यों? ताकि आप गलती से भी पीछे ना हो, ठीक है, गलती से भी पीछे ना हो। अनुस्वार को बिंदु से, फिर आपका आता है निर्नुनासिक, जिसमें न ये हो न ये हो। अनुनासिक जो होता है उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्र बिंदु। आज पढ़ोगे याद है, कुछ दिन होते होते तक सर ये अनुस्वार में चंद्र बिंदु लगता है कि अनुनासिक में लगता है, ये बिंदु अनुनासिक में लगता है कि अनुस्वार में लगता है। ये अधिकतर का दिक्कत होता था, पहले अधिकतर का दिक्कत होता था। बोले सर पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में छोड़ो अगले दिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले दिन क्लास में आया, मैं पूछ रहा हूं तो न इधर कमेंट आ रहा है न इधर बता पा रहा है। कोई बोल रहा है सर बिंदु आता है, कोई चंद्र बिंदु आता है, और दोनों कंफ्यूज है कि आता भी है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं। दोनों तरफ से ये कंफ्यूजन बना रहता है कि सर आता भी होता तो है सर, पक्का नहीं पता। तो हमको तो पक्का चाहिए ना भाई, पेपर में गोला भरोगे तो कच्चा पक्का थोड़ा खिलोगे, आपको तो पक्का ही करना है तभी नंबर देगा। ठीक है, 2 गोला का ऑप्शन होता है 50-50, अमिताभ बच्चन थोड़ा ना पूछने वाला जो 50-50 कर लो बोलेगा। ठीक है, 50-50 कर लो थोड़ा ना बोलेगा। ठीक है, अगर कर दिए 50-50 तो वहां पे गलत हो जाएगा 2 ऑप्शन। अब याद कैसे करें सर? इनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, इसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक 2 वर्ड से बना। ये आपका मुंह हुआ, मुंह हुआ ना, और ये आपका हो गया नाक। तो जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसको बोलते हैं, और उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? चंद्र बिंदु। तो इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, किसका उच्चारण? अनुनासिक का, तो चंद्र बिंदु वाले का। जिनका उच्चारण केवल नाक से हो, मुंह से ना हो, वो अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार है, बिंदु अनु, बिंदु बस। और ये अनु और नासिक दोनों दिया हुआ है, इसमें अनुस्वार तो ये कौन सा है? केवल बिंदु वाला, और इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, बस बात खत्म। और निर्नुनासिक, अब ये नासिका, निर्नुनासिक नासिका नहीं है बोल रहा है, ये निर्नुनासिक नासिका नहीं है, तो केवल मुंह से बोला जाएगा ये। ठीक है, निर्नुनासिक मतलब अब नासिका की जरूरत नहीं है, तो केवल मुंह से। तो अनुनासिक का उच्चारण नाक मुंह दोनों से, अनुस्वार का केवल नाक से, और निर्नुनासिक का केवल मुंह से। अब बोले सर बता तो दिए कि इसका इससे 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 होता है, इसका इससे 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 होता है। कैसे होता है भाई? अब चलो हम आ जाते हैं अभ्यास। अब आप अभ्यास लिखा हुआ है देख लेंगे। गांव, गा में चंद्र बिंदु लगा है, लगा है। अब आप गा और उस चंद्र बिंदु को बोलो, वह को छोड़ दो, बोलो नहीं, गा और जो चंद्र बिंदु उसको गांव ऐसा बोलते हैं ना, गांव ऐसा। तो गा और चंद्र बिंदु का उच्चारण करो, गांव ऐसा बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों से आवाज निकल रहा है। गा और चंद्र बिंदु गांव ऐसा बोलोगे ना तो मुंह और नाक दोनों से उच्चारण हो रहा है, दोनों से ध्वनि आ रहा है, दोनों से हवा आ रहा है, तभी इसका उच्चारण बोलते हैं क्या? नाक और मुंह दोनों से होता है। लेकिन जब इसमें आओगे तो केवल नाक से। अब अंगद में, अंगद बोलो तो अंग बोलोगे ना, अंग ऐसा बोलो तो मुंह जो है हवा नहीं निकलता, आवाज नहीं निकलता, बंद हो जाएगा, और केवल नाक से अंग अंग अंग। आपका मुंह से कुछ नहीं आएगा, सब आएगा नाक से। मुंह जो है हल्का खुला रहेगा या बंद हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं आता ना, हवा आएगा, हवा आएगा तभी तो आवाज आएगा, क्योंकि जो साउंड होता है उसको माध्यम चाहिए। अब हवा ही नहीं आ रहा है तो आवाज कहां से आएगा? तो अंग बोलेंगे तो सब नाक से निकलता है। बोल के देख लो, चाहे कंग बोलो चाहे अंगूर, तो अंग में पूरा दब जाएगा। और अब इसके
इसके उच्चारण में देखना क्या होता है, आपका लघुतर आता है। जैसे गांव, तो गा और चंद्र बिंदु बोलते ही व में चले जाते हैं, और इसके उच्चारण में ऐसी लघुता नहीं होती। क्यों? अंगद, तो हम थोड़ा लंबा समय तक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उच्चारण कर करके पढ़िएगा, फिर दोबारा जिंदगी में कभी झांकने की जरूरत नहीं है। 4 दिन अभ्यास किए, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप 6 महीना भी नहीं पढ़ेंगे, गारंटी है इसको नहीं भूलेंगे आप। लेकिन उसके लिए 5-7 दिन अभ्यास बस कर लीजिए, उसके बाद 6 महीना छोड़ दो, बात खत्म। बीच बीच में हल्का हल्का और झांक लिए, जो जो वीक पॉइंट है वहां पे, बात खत्म। अगला है निर्नुनासिक। मैंने बताया था निर्नुनासिक में नासिका की जरूरत नहीं, मतलब केवल मुंह। तो आप बोलो इधर, नाक की जरूरत पड़ रही क्या? तो ये निर्नुनासिक हो गया। ये तीनों को इसी तरह से आपको अभ्यास करना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, अभ्यास। मैं तो हिंदी व्याकरण को पूरा अभ्यास ही मानता हूं, पूरे हिंदी व्याकरण को अभ्यास और समझ, ये 2 आधार मानता हूं मैं। ठीक है, क्या मानता हूं? 2 आधार मानता हूं। फिर विसर्ग, ठीक है, विसर्ग, आहा बोलते हैं ना विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी, वो अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह। तो अब यहाँ पे याद रखना, विसर्ग का जो उच्चारण ह की तरह होता है, आहा बोलते हैं, तो ह की तरह होता है। जैसे मनः, पयः, अतः, स्वतः, दुख, दुख, ऐसा बोलते हैं, तो ये विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। अब हमने जो क्या पढ़ा था, स्वर पढ़े थे, ठीक है, जो स्वर देखे थे, इसमें 11 लिए थे, अम आहा को नहीं लिए थे। अम आहा मतलब क्या? अम आहा मतलब क्या? ये बेचारे न तो स्वर है न ही व्यंजन है, न तो ये स्वर है न ही व्यंजन है। अम आहा, तो अम को बोलते हैं हम लोग अनुस्वार, चंद्र बिंदु, सॉरी बिंदु, उसको हम अम बोलते हैं ना, अम आहा। आहा मतलब विसर्ग। ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, लेकिन ये उन्हीं के सहारे चलते हैं, स्वर और व्यंजन के सहारे चलते हैं, लेकिन ये खुद नहीं है, याद रखना। इसलिए इसको बोलते हैं अयोगवा। ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, लेकिन उन्हीं के सहारे चलते। कैसे चलते हैं सर? मैंने बोला अतः, ये जो इसी के सहारे चल रहा है। हमने लिखा कंकण, तो ये इसी व्यंजन के सहारे चल रहा है, लेकिन ये न तो स्वर है न तो व्यंजन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अयोगवा। जो साथ होने पर भी साथ ना हो, और जो योग होने पर भी वहन किया जा रहा हो, जो अयोग्य होने पर भी वहन किया जा रहा हो, इसलिए इसको अयोगवा बोलते हैं। कौन कौन से? तो ये अनुस्वार और विसर्ग, या अम या आहा, ये दोनों न तो स्वर है न तो व्यंजन है, मतलब ये अयोग है दोनों का, फिर भी वहन किया जा रहा है इसको, इसलिए इसको न तो स्वर में गिना जाता है न तो व्यंजन में। ये दोनों क्या है? अयोगवा, जो अयोग होने पर भी वहन किया जा रहा है। याद हो जाएगा ये। तो चाहे वो पूछ दे अयोग वाह कितने होते हैं, तो 2, ठीक है। अनुनासिक विसर्ग क्या है? अयोग वाह। अनुनासिक और विसर्ग, और हम लोग उसको अम और आहा बोल देते हैं। तो ये इतना आपका है। हाँ, इसी को मिला के उधर 13 बोल देते हैं अम आहा को, लेकिन ये न तो स्वर है न तो व्यंजन। आपको याद रखना 11 ही लेना है, स्वर पूछ दे तो आंख बंद करके, ठीक है, ले लेंगे। आपका एमसीक्यू है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जिसको आपको देखना है, ठीक है।
ठीक है, आपके लिए कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज रखे हुए हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। सेकंड क्लास आप लोगों का भी फिर से होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आप लोगों को होती है, आपको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी होता है तो आप लोग कल भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक जहाँ तक पढ़े उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होता है तो ठीक है, कल इसके आगे का देखेंगे हम। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।